हाँ जी, good afternoon everyone. बच्चे, in the previous lecture I had shared with you the concept of economic activities, non-economic activities, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशन, और हमने डिस्कस की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। और आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सबसे पहले। तो आइए जरा देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम में आपको बताया भी था कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे आप साथ में लिख लेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आप क्यों इंकर कर रहे हैं, जस्ट विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट या फिर अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। ठीक है जी, लाइवलीहुड। अच्छा, ये कितने तरह की होती हैं? वन इज द बिजनेस, अनदर इज द प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज द एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट समझाऊंगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट के आगे आपने एक सिंपल सा वर्ड लिख देना, जॉब। एम्प्लॉयमेंट में आप करते क्या हो? एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह का ऑक्यूपेशन है। जहां पे भी बच्चे आप वर्ड देखते हो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इज समथिंग जिसमें आप ऑक्यूपाई रहते हो। अब मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, आपको लगता है मैं रोज जाऊंगा वहां पे? ऑब्वियसली मैं जाऊंगा, मैं ऑक्यूपाइड हूँ। इन विच द पब्लिक वर्क फॉर द अदर्स एंड गेट रेमुनरेशन। मैं किसी कॉलेज में जॉब कर रहा हूं, तो मैं क्या कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ? ऑब्वियसली जो कॉलेज ने मुझे असाइन किए हुए हैं कि आपने इस क्लास के इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। तो याद रखो, जब बंदा एम्प्लॉयमेंट में होता है, एम्प्लॉयमेंट भी एक ऑक्यूपेशन है जिसमें बंदा वो काम करता है जो कि उसको एम्प्लॉय किया गया है, और इसके बदले में उसको क्या मिलती है? रेमुनरेशन। यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, एक वेजेस और एक सैलरीज। बच्चे, वेजेस दिए जाते हैं वर्कर्स को, लिख लीजिए साइड बाय साइड। वेजेस दिए जाते हैं वर्कर को और सैलरीज दी जाती है एम्प्लॉयज को। ठीक है जी। और जिन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है उनको एम्प्लॉयज कहा जाता है। एग्जाम्पल कहता है, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस मिलते हैं, और जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरीज मिलती है। बस याद रखना है, वर्कर्स को वेजेस और एम्प्लॉयर्स को सैलरी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बाद प्रोफेशन बढ़ते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? कहता प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें बंदा क्या अप्लाई करता है? अपनी स्पेशल नॉलेज को अप्लाई करता है। अब स्पेशल नॉलेज क्या होती है? किसी उसी पर्सन को है, और उस पर्सन को वो स्पेशल नॉलेज क्यों है? बिकॉज उसने उस चीज की क्या की हुई है? स्टडी की हुई है। आपको पता है जो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करते हैं? कौन सी डिग्री करते हैं? एमबीबीएस। ये एमबीबीएस की डिग्री 5 साल में होती है, और उसके बाद 2 साल की लोग एमडी भी करते हैं। आप कभी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखेंगे ना, वो लिखा होगा एमबीबीएस एमडी। 7 साल इसके हो गए, और 2 साल इससे पहले वो +1 +2 भी पढ़ते हैं। तो मतलब कितने साल की स्टडी होगी? 9 साल की। कितने साल की स्टडी होगी? 9। +1 +2 भी साइंस में पढ़ ली, उसके बाद 5 साल एमबीबीएस के लगा ले, 2 साल एमडी के लगा ले, तो 9 साल पढ़ने के बाद उनको नॉलेज आई। मैं ऐसी किसी ना क्लिनिक में गया, तो क्लिनिक में ये साफ लिखा हुआ था कि अपना ट्रीटमेंट आप उन लोगों से करवाएं जिन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल इस फील्ड को दिए हैं, ना कि रैंडमली गूगल पे चेक करके। अब मैं कोई कोई भी अगर डिजीज के बारे में गूगल पे लिखूंगा तो ट्रीटमेंट तो वहां पे भी आ जाएगा। तो क्या गूगल ज्यादा अप्रोप्रिएट बताएगा या वो बंदा बताएगा जिसने 10 साल इसमें लगाए हैं? ऑब्वियसली 10 साल। बेसिक सी चीजें जानने के लिए तो गूगल ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई स्पेशलाइज बीमारी मैं गूगल से ठीक कर लूंगा, कभी ऐसे हो सकता है? नो। थोड़ी बहुत जानकारी के लिए चीजें ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हम कहते हैं ना, प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। वो नॉलेज, इनको स्पेशल नॉलेज मिली है अपना इतना स्पेंड करके लाइफ। ठीक है। और उसके बाद ओवर द ईयर जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेसिस पे भी वो ये सर्विसेज दे पा रहे हैं। हाँ जी। तो आई वॉज टेलिंग यू कि जो प्रोफेशन में सर्विसेज दी जाती हैं वो स्पेशलाइज नेचर की होती हैं, जो कि बंदे को बहुत ज्यादा ईयर स्पेंड करके आई हैं या फिर एक्सपीरियंस के सिर पे भी आई हैं। आपने ना कई बार ऐसा भी देखा होगा कि केमिस्ट भी दवाइयां बना देते हैं। आप केमिस्ट के पास जाओ और बोलो कि भैया मुझे ना हेडेक हो रहा है, भैया मुझे कोल्ड हो रहा है, आप मुझे मेडिसिन बना दो। वो बना देते हैं। कैसे? बिकॉज दे नो द मेडिसिन, दे नो द सॉल्ट। उनको एक्सपीरियंस से ये चीजें पता चलती है। कई बार आप ना केमिस्ट के पास जाते हैं, पता क्या बोलता है कि सर ये जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है ना, मेरे पास सेम कंपनी की नहीं है, किसी और कंपनी की पड़ी है, बट सॉल्ट सेम है। क्या सेम है? सॉल्ट सेम है। अब सॉल्ट क्या होता है पता है लोगों को? बस बेसिक इंग्रेडिएंट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा ना हेडेक बड़ा रहता है, मेरा हेडेक बड़ा रहता है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की हेडेक की ना मेडिसिन ले चुका हूँ। हर बच्चा यहाँ पे किसी ना कभी तो हेडेक हुआ होगा।
वैसे छोटे हो शायद ना ही हुआ हो कभी, लेकिन हेडेक की ना हर बंदा मेडिसिन अलग लेता है। कोई बंदा लेता है कॉम्बीफ्लेम, कोई बंदा लेता है डिस्प्रिन, कोई बंदा लेता है नेक्सडॉम, कोई बंदा लेता है नाइसिप। ऐसी 5-7 और पता है मुझे सिर दर्द की, ठीक है, इतनी ले चुका हूं मैं। लेकिन उन सब में पता क्या कॉमन चीज होती है? सॉल्ट। सॉल्ट पता क्या होता है? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल सॉल्ट का नाम है, तो वो सॉल्ट जॉन जॉन सी मेडिसिन में भी आएगा, वो उन सबसे हेडेक ठीक हो जाएगा। उन सबसे क्या हो जाएगा? हेडेक ठीक हो जाएगा। ये चीज किसको पता है? ये चीज डॉक्टर ने बताई है, ये केमिस्ट को भी तो ये चीज पता ही है, और यहाँ मेरे जैसे बंदे को जिसको बड़े साल हो गए इसे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी भी एल्डर पर्सन को कोई बीमारी है, तो उसको पता चल ही जाता है कि मैं इस दवाई से भी ठीक हो चुका हूँ, उस दवाई से भी ठीक हूँ, काइंड ऑफ दैट। तो अभी सबसे पहले बात किसकी हुई थी? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में मैंने क्या देना था? मैं सॉरी, एम्प्लॉयमेंट की बात होती। एम्प्लॉयमेंट में मैं ऑक्यूपाइड तो था, लेकिन मैं सारे काम कौन कर रहा था? जो मुझे मेरा एम्प्लॉयर डायरेक्शंस दे रहा था, और उसके बदले में, उसके काम करने के बदले में मुझे क्या मिलती है? सैलरी। बात समझ आई? वो क्या कहते हैं, वेजेस और सैलरीज में क्या फर्क है? जो वर्कर्स को मिलती है वो क्या होती है? वेजेस, और जो एम्प्लॉयज को मिलती है वो क्या होती है? सैलरी। क्लियर ये चीज? सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड क्या करवाया? प्रोफेशन। प्रोफेशन में स्पेशलाइज सर्विस दी जाती है, और स्पेशल में स्पेशलाइज सर्विस तो दी जाती है। ये सर्विसेज मैं क्यों दे पा रहा हूँ? बिकॉज मुझे स्पेशल नॉलेज है। जैसे मैंने उसकी एग्जांपल ली, डॉक्टर की एग्जांपल दी, जिसको 9 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 9 साल का। तो वो जाके नॉलेज बांट पा रहा है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। आपको पता है इनको अपनी प्रोफेशनल बॉडी से क्या लेना पड़ता है? एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ आपको अभी, सुनना ध्यान से। आपको ना सारे प्रोफेशंस में ना एक टर्म यूज होती है, सीओपी। क्या यूज होती है? सीओपी। सीओपी क्या होता है? सुना कभी किसी ने? सीओपी क्या होता है? कभी नहीं सुना? कभी तो सुना होगा। सीओपी स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपने ना, जो बड़ी वाली केमिस्ट की शॉप्स होती हैं, वहां पे ना ये रूल होता है कि आप डॉक्टर के बारे में पूरा बताओ। आप डॉक्टर के बारे में डिटेल दो, हम आपको तभी क्या देंगे? मेडिसिन देंगे। वो सारा एंटर करते हैं ना डाटा अपना, कि हाँ इस डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिखी है। और कई बार जिस टाइम डॉक्टर ना स्टैंप लगाता है अपनी, क्या लगाता है? स्टैंप। आगे लोग पता है करते थे, नींद की गोलियां ऐसे ही खरीद लेते थे। अब नहीं कोई ऑर्डर दे सकता नींद की गोलियां। नींद की गोलियों के लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि नींद की गोलियों से ना अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो किसी को क्या हो सकता है? कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो जब वो डॉक्टर उसके ऊपर साइन करके देता है, तो साथ में अपना ना मोहर लगाता है, स्टैंप लगाता है, और स्टैंप के ऊपर उसका क्या होता है? एक नंबर होता है, उसका मेंबरशिप नंबर है। और मेंबरशिप नंबर किस दिन मिलता है उसको? जब उसको उसके पास ये सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब किसी क्लिनिक में जाएंगे, वहां पे डॉक्टर की फोटो लगी हुई है, सर्टिफिकेट लिखा होगा। वो सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक सीए ने सीए कर ली। सीए कैसे करता है वो बंदा? 3 लेवल के ना पेपर होते हैं, उसने तीनों लेवल के पेपर क्लियर कर ले। बच्चा पता है करता है, जिस दिन उसके लास्ट एग्जाम्स का रिजल्ट आया, उसके सारे एग्जाम क्लियर हुए, एफबी पे किया और अपने नाम के आगे सीए लिख लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीए कर ली, तो मैं लिख दूंगा सीए राजन कुंद्रा, उस दिन से जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम। जबकि उस दिन से मैं लिख नहीं सकता, लीगली नहीं कैसे कर सकता? मैं लीगली पता किस दिन करूंगा? जिस दिन मेरी सारे एग्जाम क्लियर होने के बाद जितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, और मेरी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने मेरे एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, इंडिया में सीए के एग्जाम पता कौन कंडक्ट कराता है? आईसीएआई। कौन कराता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कौन करवाता है? आईसीएआई। ये मुझे पता क्या देते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी। क्या देते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। किसी भी सीए के ऑफिस में जाओगे ना, इसने लगाया होगा कि देखो जी मैं प्रॉपर सी हूं, मुझे इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है? प्रैक्टिस करने का सर्टिफाई किया है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने देखा होगा बड़े से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ना सीए के साइन होते हैं, वो तभी कर सकता है अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। अगर नहीं है फिर नहीं वो साइन कर सकता। सिग्नेचरी पार उसके पास तभी आती है। ये सारी बातें जब आप एमसीक्यू में आएंगे ना, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इस कारण बता रहा हूं, इसकी सेकंड लाइन के कारण। लाइन पढ़ना। कहता इन एवरी प्रोफेशन गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज हैव टू बी फॉलोड। कहता जो भी हमारी प्रोफेशनल बॉडीज ने रूल्स बनाए हैं, हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। जरा देखना, मेडिकल लाइन में प्रोफेशनल बॉडी का नाम क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉ की लाइन में मतलब लॉयर को कौन सी बॉडी का वो करती है? डील करती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और अकाउंटेंसी के लिए, सीए के लिए, आईसीआई। मैंने अभी बताया ना। ऐसे ही सीएस भी है जो हम पढ़ाते हैं मेनली यहाँ पे। सीएस की बॉडी का नाम पता है क्या? आईसीएसआई। आईसीएसआई
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ICSI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जब टीचर ने चेक करना है, टीचर ने दो बातें चेक करनी है। एक तो बच्चे ने स्पेशल नॉलेज वाली बात बताई हो, दूसरे बच्चे ने क्या बताई हो कि जो भी वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, जो उनका इंस्टीट्यूट बता रहे हैं। मेडिकल के इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और सीए का ICAI, CS का ICSI। दोनों चीजें क्लियर। तीसरी चीज पे चलते हैं, बिजनेस। बिजनेस क्या बताया था? 3 फीचर बताए थे जी बिजनेस में, कौन कौन से? सबसे पहले ऑक्यूपेशन। बच्चे मुझे ऐसा लगता है तीनों में वर्ड यूज हो जाएगा। जो बंदा जॉब करता है वो जॉब में ऑक्यूपाइड है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस में ऑक्यूपाइड है, और जो प्रोफेशन में वो प्रोफेशन में क्या है? ऑक्यूपाइड। जिसमें बंदा रेगुलरली एंगेज है, ये नहीं कभी कभार कर लिया कभी नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताना, अब कई लोग क्या करते हैं, उनके पास शॉप होती है, शॉप में प्रॉपर नहीं कोई एक बिजनेस कर रहे। राखी के टाइम पे राखियां, दिवाली के टाइम पे पटाखे, लोहड़ी के टाइम पे पतंग, होली के टाइम पे रंग, ऐसे रखते हैं। ये बिजनेसमैन हुए? ये भी बिजनेसमैन हुए, बिकॉज उनका बिजनेस ही सीजनल है। उनका बिजनेस का नेचर ही क्या है? सीजनल। उनको नहीं जज करना यहाँ पे। अब कोई होली के टाइम में तो ना पटाखे चलाएगा, या दिवाली के टाइम पे तो ना रात को पतंग उड़ाएगा। गेटिंग इट ना? अब उनका बिजनेस सीजनल है, तो यहाँ पे नहीं उनको जज करना। ठीक है। तो बिजनेस में 3 फीचर, एक तो जिसमें हम ऑक्यूपाइड हैं, जिसमें हम रेगुलरली एंगेज हैं और कर क्या रहे हैं। या तो हम कुछ खरीद के बेच रहे हैं। खरीद के बेचने वाला कौन सा बंदा था? बताया था ना, जो होलसेल रेट पे खरीदता है और कौन से रेट पे बेचता है। बहुत से लोग ऐसे भी है ना। अब जो कपड़े की दुकानें हैं हमारे यहाँ पे, उन्होंने खुद बनाई हुई है? नहीं, वो कहीं से होलसेल रेट पे खरीदते हैं और हमें रिटेल रेट पे बेच देते हैं। या फिर प्रोडक्शन। बच्चे प्रोडक्शन की एग्जांपल क्या ली थी मैंने? जो बंदे प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, हौजरी वाले। हौजरी वाले तो खुद ही बनाते हैं। ये जो आप टी शर्ट जीन्स डाल के बैठे हैं, किसी हौजरी में बने हैं, फैक्ट्री में बने होंगे। और ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? जस्ट विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। तो मैंने 3 फीचर बताए आपको। कौन कौन से 3 फीचर थे आप मुझे बताएंगे? पहला, और प्रॉफिट अर्निंग। ये जो अगर 3 चीजें आ गई हैं, ऑक्यूपेशन, रेगुलरली एंगेज और प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन ये करना कैसे? गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या गुड्स परचेज करके बेचने हैं। अगर ये सब चीजें करें तभी आप बिजनेस में। क्लियर ही इतनी बातें। अब इनका डिफरेंस देखेंगे। देखना जी, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। सॉरी, मुझे तो आज ज्यादा ही। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। बच्चे इन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, पहले हम खुद डिस्कस करते हैं, फिर पॉइंट्स में चलेंगे। ठीक है। बच्चे मैंने कोई बिजनेस खोलना है, मुझे किसी की परमिशन चाहिए? मैंने करियाने की दुकान खोलनी है, मैंने कंपनी चलानी है, मैंने फर्म खोलनी है, किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर करना है, क्या मुझे किसी की परमिशन चाहिए? आंसर इज अ कंप्लीट नो। नंबर 2, मैंने जॉब करनी है, मैं रिलायंस में जॉब करना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से चला जाऊंगा जॉब करने? नहीं, मुझे मेरे एम्प्लॉयर की मर्जी चाहिए। बिजनेस में किसी की मर्जी नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर की मर्जी चाहिए, और प्रोफेशन में किसकी मर्जी चाहिए? वो प्रोफेशनल बॉडी नहीं आई थी, उधर एक थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर की, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स की, और इधर ICAI के पेपर क्लियर करने पड़ेंगे अगर सीए बनना है, ICSA के पेपर क्लियर करने पड़ेंगे अगर CS बनना है। तो बिजनेस में एंटर करने के लिए कोई बैरियर नहीं है। प्रोफेशन में एंटर करना तो प्रोफेशनल बॉडी का जो एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। और तीसरा कौन सा आ गया? एम्प्लॉयमेंट। उसमें मुझे अपनी एम्प्लॉयर की मर्जी माननी पड़ेगी। अब पढ़ो, चलो देखना। कहता एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन। बच्चे एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिस बंदे का आइडिया होता है। आप अकाउंट्स में ना एक टर्म यूज करते हो मेरे पास, कौन? प्रोपराइटर। उसी को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, जो अकेला बिजनेस करने चला है। ठीक है। तो बिजनेस करना तो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन डिपेंड करता है। एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। ये क्या भाई? अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। आपको पता है हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेसेस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हमारे इंडिया में किए जाते हैं। कोई मुझे बताएगा कितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता है? सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है। हाँ, आपका ना जहाँ पे घर है, आपके घर के पास 1-2 स्ट्रीट्स में करियाने की दुकानें हैं,
छोटे लेवल पे काम है और जिस बंदे की है या वो या उसकी फैमिली का कोई मेंबर बैठता है तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर। एक ही बंदे का पैसा लगा है, वही सारे रिस्क बियर करता है, वही सारा प्रॉफिट भी और वही सारा रिस्क भी। अब जॉन से सेंटर में बैठे हो, सेंटर का नाम है टीसीए, ये कौन सी फॉर्म में, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं और एक और सर है, वी ओन दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। तो कहने का मतलब इट इज इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म। और थर्ड एक और फॉर्म होती है कंपनी। अब कंपनी दो तरह की होती है, वन इज प्राइवेट एंड अदर वन इज पब्लिक। फर्क क्या होता है? बड़ा इजी बताता हूँ, याद भी रहेगा। जो पब्लिक से पैसा लेती है वो पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक से पैसा नहीं लेती, अपना ही पैसा लगाती है, वो कौन सी होगी? प्राइवेट। वो कौन सी होगी? प्राइवेट। तो ठीक है। लेकिन सर आप ये बता क्यों रहे हो बच्चे, सारे बिजनेसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे कम पता किसकी फॉर्मेलिटीज है? सोल प्रोप्राइटर की। आप देखते होगे वो दुकानदार कभी बंद कर देता है, कभी चला लेता है, कोई इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे जितनी भी पार्टनरशिप बनती है ना, उसके ऊपर एक एक्ट बना हुआ है, सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना, पार्टनरशिप के ऊपर, पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक रूल बनाया गया। क्या रूल है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज को गवर्न करने के लिए भी एक रूल बनाया गया है, पता कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013 कानून। कंपनी बनेगी तो इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगी। कहते वैसे बिजनेस शुरू करना है तो हमारी खुद की मर्जी है, करो, लेकिन कल को अगर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हो तो ये फॉलो करना पड़ेगा। कल को अगर कंपनीज के फॉर्म में आ रहे हो तो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। समझ आया? लीगल, इसको लीगल फॉर्मेलिटी बोलते हैं। क्या बनते हैं? लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल फॉर्मेलिटी मतलब हमारी कंट्री में क्या उसके रिलेटेड कोई लॉ बना हुआ है? हाँ जी। अब बच्चे लिख लेते तो बेटर रहता। चलो आगे चलते हैं। प्रोफेशन में क्या बताया था? सीए बन जाओ ऐसे, किसकी मर्जी से बनूंगा? वो जो प्रोफेशनल बॉडी है, पढ़ो, मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यही बताया था मैंने कि जब आप मेंबर बनते हैं, मेंबर कैसे बनते हैं हम? पहले सारे एग्जाम क्लियर करेंगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद वो हमें क्या दे देंगे? सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके ऊपर मुझे एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा। अब सुनना ध्यान से कि मेंबरशिप नंबर क्यों दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ना अपनी बुक्स मेंटेन की, आपको पता है हमारे इंडिया में जितनी भी बुक्स कंपनी बुक्स बनाती है, उन बुक्स की चेकिंग सीए से होती है। बुक्स बना तो अकाउंटेंट भी लेते हैं, जर्नल लेजर कैश बुक वगैरह बना तो आप भी लोगे जब आप सीख लोगे। फॉर एग्जांपल आपने +1 +2 की, ग्रेजुएशन की, आपने बना ली, लेकिन जब बुक्स बन जाती है ना, उन बुक्स का एक ऑडिट होता है। क्या होता है बुक्स का? ऑडिट। वर्ड इज, ये ऑडिट पता क्या होता है? ऑडिट में ना बंदा चेक करता है कि जो बुक्स मेंटेन हुई है वो एज पर रूल्स हुई है या नहीं हुई। वो सिर्फ कौन कर सकता है हमारे इंडिया में? सीए। ऑडिट कौन कर सकता है? सीए। सीए ना ऑडिट करने के बाद उसके ऊपर साइन करता है और अपनी मोहर लगा देता है, और मोहर के ऊपर उसका क्या होता है? नंबर। ये इस कारण होता है कि अगर सीए ने पैसे लेके ऐसी साइन कर दी है, बुक्स में गड़बड़ है, तो सीए का हम लाइसेंस कैंसिल कर दें कि भाई तू काम नहीं अब कर सकता। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ना ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। पहले तो ऐसे ही चलता था काम। मतलब उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लग जाएंगी, लाइफ टाइम भी हो सकता है बैन। अच्छा। अच्छा, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा? मुझे रिलायंस की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। क्या आएगा मुझे? अपॉइंटमेंट लेटर। तीनों का वे समझ आया? सबसे इजी कौन सा है? अपनी मर्जी किस में चलती है भाई? बिजनेस में चलती है। अगर सोल प्रोप्राइटर में बहुत कम फॉर्मेलिटीज है, लेकिन पार्टनरशिप में जाना तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करूंगा, कंपनीज में जाना तो कंपनीज एक्ट फॉलो करूंगा, और प्रोफेशन में प्रोफेशन ऐसे ही एंटर कर लूंगा। नहीं, बॉडी से क्या चाहिए मुझे? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कहीं जॉब करनी है तो क्या चाहिए? अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे, जो लोग बिजनेस करते हैं मेनली काम क्या करते हैं? गुड्स देते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल हो जाए एक ऐसा बिजनेस जो गुड्स देता है। रिलायंस मेन किसका उसमें डील करते हैं? रिलायंस का मेन काम किस चीज का? रिलायंस का मेन काम जियो का है। रिलायंस का मेन काम है पेट्रोकेमिकल, जिनका बेसिक काम है। अब इनकी इतनी ब्रांचेज है, रिलायंस का जियो भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है।
अभी और पता नहीं क्या कुछ आना है। ठीक है, एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है अंबानी। आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 10 में भी आता है। बहुत काम है, एक इनके एक टाटा के। टाटा के तो पूछो ही ना, कितने काम है। हर चीज में टाटा है। तो वो गुड्स भी देते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। टाटा की एग्जांपल है तो टाटा आप जल्दी रिलेट कर दोगे। टाटा का प्रोडक्ट टाटा मोटर्स। आपने सबने गाड़ी देखी होगी, आजकल वो बहुत चलती है, हेक्सा या नेक्सॉन। चलती है टाटा की गाड़ियां। टाटा सफारी, सबने नाम सुना हुआ है। टाटा सफारी उनका गुड्स हो गया, वो बेचती है। सर्विस, टाटा सर्विस पता कौन सी देती है? टाटा सर्विस देती है, सबने टीसीएस का नाम सुना हुआ है। टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं, हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में पता किस चीज के लिए फेमस है? आईटी के लिए। हमारा इंडिया पूरे विश्व में किस चीज के लिए फेमस है? आईटी के लिए, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और पूरी इंडिया की आईटी 3 कंपनीज चला रही हैं। 3 मेजर जाइंट्स हैं हमारी इंडिया में आईटी के। आईटी के 3 मेजर जाइंट्स का नाम आपने सुना होगा। पहला तो नंबर 1 टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो टाटा वालों का ही है। इसके अलावा इंफोसिस। इंफोसिस का नाम सुना हुआ है? टाटा इंफोसिस। एक सेकेंड। हाँ जी, टाटा एफएस में पीएचडी था। इंफोसिस और विप्रो। विप्रो नाम सुना हुआ है सबने? ये 3 कंपनी है, जाइंट कंपनी है आईटी की। सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इन्हीं के पास एम्प्लॉयड है। एक एक कंपनी में लैक्स में एम्प्लॉइज हैं। ठीक है जी, तो बिजनेस में हम गुड्स भी देते हैं। तो आपने टाटा की एग्जांपल सुनी, टाटा वाले अपनी गाड़ियां भी बेच रहे हैं और टीसीएस में क्या दे रहे हैं? सर्विस भी दे रहे हैं। सर्विस कैसे देते हैं आईटी वाले? एक बैंक में गए, आप बैंक में जाके डिपॉजिट की एंट्री करवाते हो, साथ के साथ सब जगह सारे सिस्टम्स में वो अपडेट हो जाती है। दैट इज आईटी। एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया? किसी आईटी कंपनी ने। मेरा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया रहता है। मेरा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया रहता है। मैं यहाँ पे बैठ के उसको मैसेज करता हूँ 3:19 पे, 3:19 10 सेकेंड, 3:19 10 सेकेंड, 3:19 11 सेकेंड पे उसका रिसीवर रीड हो जाता है और वो रिप्लाई करना शुरू कर देता है। मतलब वो भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ। दिस इज अ सॉफ्टवेयर। किसी आईटी का काम है ना। आईटी से रिलेटेड ही हो गया ये व्हाट्सएप, जो आजकल इतना ज्यादा आईटी का ट्रेंड आ गया। अच्छा, उसके बाद प्रोफेशन में क्या होता है? एक सीए क्या करता है, एक डॉक्टर क्या करता है, एक लॉयर क्या करता है? सिर्फ सर्विस देते हैं। ये गुड्स नहीं देते, ये क्या देते हैं? सिर्फ सर्विस। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हम वही काम करते हैं जो हमारा सर्विस एग्रीमेंट कहता है। जो हमारा क्या बोलता है? सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट क्या है? किसी आपका काम टाइपिस्ट का है जी, आपका काम कॉलिंग का है जी, आपका ये काम है, आपका वो काम है, हमने वही काम करना है। आगे रिवॉर्ड और रिटर्न, ये नहीं हम पढ़ेंगे, ये तो हमें पता है। प्रॉफिट, बिजनेस में क्या मिलता है हमें? रिवॉर्ड, प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलता है? प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस। हम डॉक्टर से क्या बोलते हैं? सर आपका प्रॉफिट क्या है? सर आपकी फीस क्या है? और जॉब में क्या बोलते हैं? सैलरी। रिटर्न समझ आया? जॉब में सैलरी, प्रोफेशन में फीस, और बिजनेस में प्रॉफिट। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, खुद की इन्वेस्टमेंट किसमें होती है? बिजनेस में, प्रोफेशन में, या फिर एम्प्लॉयमेंट में? सिर्फ बिजनेस में। प्रोफेशन में भी चाहिए पर कंपैरेटिवली कम चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने सर्विस ही दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको कोई गुड्स तो नहीं बेच रहा। क्या मेरी कोई इन्वेस्टमेंट हुई है? सड़क पे थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। जगह भी है, सामान भी है, फर्नीचर भी है, सारा कुछ तो हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिजनेस जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उतनी नहीं हुई, तो सबसे हाई नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बिजनेस की, नंबर 2 प्रोफेशन की, और एम्प्लॉयमेंट तो हम कहीं और जॉब करने जा रहे हैं। अच्छा, रिस्क बताओ भाई। जितनी इन्वेस्टमेंट, जिसकी जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसका उतना ज्यादा रिस्क। इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किसकी हुई थी? तो रिस्क भी सबसे ज्यादा उसी का, जिसका जितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है उसका उतना ज्यादा क्या होएगा? रिस्क। तो रिस्क भी सबसे ज्यादा किसका? बिजनेस का। प्रोफेशन का मॉडरेट, प्रोफेशन का मॉडरेट। मुझे प्रोफेशन में बताएंगे रिस्क किस चीज का होता है? बताओ। हाँ जी, लीगल कारण हो सकता है। अच्छे, जैसे बिजनेस में रिस्क होता है अगर कस्टमर कम हो गए, तो इन द सेम वे डॉक्टर को भी तो डर होता है अगर मेरे क्लाइंट कम हो गए। क्या हो गए मेरे? क्लाइंट कम। जॉब में नहीं ऐसे का कोई रिस्क।
हाँ, जॉब में ये है कि सीधा जॉब से निकाल ना दे। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आज आप खुद ऑनर है, सुनना। मिस्टर रमेश बिजनेस के सोल प्रोप्राइटरशिप के ऑनर है। मुझे 5 मिनट्स उधर वेट करना है। सुनना जी, मिस्टर रमेश एक बिजनेस के ऑनर है। कल को मिस्टर रमेश की अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो क्या उनका बेटा बिजनेस का ऑनर बन जाएगा? यस। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मिस्टर रमेश डॉक्टर थे, तो क्या मिस्टर रमेश का बेटा डॉक्टर बन के बैठ सकता है? नो, जब तक उसके पास डिग्री ना हो। और थर्ड, मिस्टर रमेश जहां पे आईटी सेक्टर में जॉब करते थे, अब वो कह रहे थे कि मेरी जगह मेरा बेटा आएगा, क्या वहां पे वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? आंसर इज नो। सिर्फ बिजनेस, खुद के बिजनेस में ही बंदा बैठ सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट पता क्या होता है? अच्छा, कंडक्ट का इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग क्या है? कंडक्ट होता है बिहेवियर। क्या होता है? बिहेवियर। अब एक बिजनेसमैन कैसे बिजनेस में अपना बिहेवियर दिखाएगा? कोई इसको रेगुलेट करने वाला है? नहीं। अब मैं यहां पे एक रूल लगा दूं, ऑल द फीस विल बी रिसीव्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द स्टार्ट ऑफ द मंथ, कि मैंने मंथ की बिगनिंग में ही फीस ले लेनी है, फर्स्ट डे। मैं यहां पे लगाऊं द फीस विल बी रिसीव्ड ऑन द विद इन फर्स्ट वीक, विद इन फर्स्ट 10 days, विद इन 15 days, या फीस विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years। मुझे कितने खुश होंगे पढ़ाना, अब मैं 2 साल बाद फीस देने आएंगे हम। तो मैं इसका कोई भी रूल बनाऊं, मेरे ऊपर कोई कंस्ट्रेन है? नो। डॉक्टर बोल रहा है मैंने 400 रुपए फीस लेनी है, मैंने 500 रुपए फीस लेनी है, मेरी तो 800 रुपए फीस है, कोई इस पे कंस्ट्रेन है? नहीं, ये तो खुद डिसाइड कर रहा है वो। पेशेंट देखे कि क्या ये वर्ती है 500 रुपए वाला, क्या ये वर्ती है 800 रुपए वाला, लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल तो नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हम वो करेंगे जो हमें हमारा बॉस बोलेगा, जो हमें हमारा क्या बोलेगा? बॉस। हम उसकी मर्जी के बगैर नहीं कुछ कर सकते। एग्जाम्पल्स, शॉप चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, मेडिकल प्रोफेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो ये लगेंगे। बातें समझ आ गई? अब तो इनफ एग्जांपल, मुझे लग रहा है आप बहुत कुछ लिख सकते हो बिजनेस प्रोफेशन के ऊपर। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। आप बताएंगे बच्चे मुझे, अभी एक एक करके पूछूंगा मैं। पहला, बच्चे ये टिक मार्क्स पे ना जाना, ये गलत है टिक मार्क्स सारे। कहता है इनमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो मैंने प्यार से, सिंपथी से, जनरोसिटी से या धार्मिक फीलिंग से कर दी। सॉरी अगेन। कहता है इनमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? पहला कहता है एक फैक्ट्री का ऑनर स्कूल बैग्स बना रहा है फॉर सेल इन द मार्केट, बताना ये कौन सी है? भाई वो बैग बना रहा है, बैग बेचना उसने, और जो बेचेगा उसमें प्रॉफिट एलिमेंट होगा। दूसरा, पर्सन बैगिंग एट बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, इकोनॉमिक। बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपना घर चला रहा है भीख मांग के, उसको जो इनकम होती है, याद रखो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे या तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। बच्चे एक भिखारी भीख मांग के अपना घर चला नहीं रहा, चला रहे, तो ये भी इकोनॉमिक, ये भी इकोनॉमिक। और सर्विस ऑफ अ डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट अ एम्प्लॉयर हाउस, आपके घर में मेड आती है, वो घर पे काम करके जाती है, क्या जो भी आप उसको वेजेस देते हो क्या वो उससे अपना घर चला रही है? चला रही है, तो ये भी क्या होगी? इकोनॉमिक। सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड, ये आपकी मम्मा की एग्जांपल आ गई, आपकी मम्मा आपके, ये नॉन इकोनॉमिक है, तो डी। सो बी इज द राइट आंसर। इसको ना, ये जो रेड वाला है इसको इग्नोर करना है। क्लियर? आगे चले। कहते हैं इनमें से इकोनॉमी कौन सी है? एक हाउसवाइफ है, वो अपने घर वालों के लिए क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है, आपकी मम्मा कुक कर रही है कि बच्चा ट्यूशन पढ़ के आएगा 3 घंटे मैंने उसको खाना देना है। नॉन इकोनॉमिक ऑब्वियसली। अ पर्सन सेलिंग कोल्ड वाटर ऑन द पेवमेंट, भाई दिल्ली जाओ तो पानी भी क्या होता है? बिकता है। आई थिंक 2-4 रुपए 5 रुपए का गिलास होता है, जो वो है साफ पानी है, और यहाँ पे तो है ही कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर तो वैसे ही महंगा होएगा। आगे, अ यंग बॉय ड्राइविंग हिज मोटरसाइकिल इन द सिटी, ये लो जी आपकी एग्जांपल आ गई। ट्यूशन से घर जाते हुए क्या चला रहे हो? अपने कन्वेंस पे ऐसे गेड़ियां मार रहे हो। इकोनॉमिक, प्रॉफिट मोटिव है, लाइवलीहुड अर्न हो रही है, बल्कि अपने पेरेंट्स की लाइवलीहुड खत्म कर रहे हो आप ऐसा करके, ठीक है? तो दिस इज द नॉन इकोनॉमिक। आई थिंक क्लियर है सी पार्ट।
डी पढ़ने की जरूरत नहीं, चलो पढ़ लो, कंफ्यूजन हो जाएगी वैसे तो। एक ओल्ड मैन क्या कर रही है, ऑफरिंग प्रेयर्स इन अ टेम्पल। तो भाई ये तो बिल्कुल रिलीजियस फीलिंग्स होगी, तो ये भी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक। बच्चे जितना चैप्टर पढ़ा आप रिलेट कर पा रहे हैं ना हर क्वेश्चन के साथ, आगे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस एक्टिविटी। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये बिजनेस किस चीज को बोलते हैं, तीन चीजों को। एक मेरा ऑक्यूपेशन, दूसरा जिसमें मैं रेगुलरली लगा हूं, तीसरा जो मैं प्रॉफिट कमाने के लिए करता हूं। और करता क्या हूं बिजनेस में, या तो परचेज सेल या प्रोडक्शन एंड सेल, या तो परचेज सेल या फिर प्रोडक्शन एंड सेल। आइए जरा देखते हैं। कहता प्रोडक्शन, ये तो बिजनेस में होता है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क एंड सर्विसेज, सेल ऑफ एक्सचेंज, सैलरी और वेजेस। सैलरी और वेजेस किस में होता है, जॉब में। सैलरी और वेजेस किस में होता है, जॉब में। तो डी इज द आंसर। कह रहा था ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्युनरेशन। बीच में एक आधा सही भी लगाया हुआ है ये। तो एम्प्लॉयमेंट इज दैट थिंग जिसमें हमें क्या मिलती है, सैलरीज। कह रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज नॉलेज इज प्रोफेशन। रविंदर किसी और को भी बोल ले दो बच्चे। अच्छा ठीक है, पर द रिवॉर्ड फॉर बिजनेस गेट्स फॉर बियरिंग द रिस्क। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप बताओ। हाँ जी आप ही। एक बिजनेसमैन को रिस्क बियर करने का क्या रिजल्ट मिलता है, अस्मीत आपको बोल रहा हूं मैं। 6th क्वेश्चन। आपके पापा का बिजनेस है, जॉब है, बिजनेस है। आप आपके पापा इतना एफर्ट डालते हैं, उनको क्या मिलता है इन रिटर्न, रेम्युनरेशन। उनको सैलरी मिलती है, उनको कमीशन मिलती है, उनको बोनस मिलता है, या उनको प्रॉफिट होता है। क्या है बच्चे, प्रॉफिट मिलता है। बिजनेसेस में क्या होते हैं, प्रॉफिट। बच्चे मुझे सैलरी किसमें मिलती है, जॉब में। उसमें क्या मिलती थी, प्रोफेशन में फीस। इधर क्या मिलते हैं, प्रॉफिट। आगे कहता टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द माउंटेन एज अ हॉबी इज दैट। मैं ना फोटोग्राफी कर रहा हूँ माउंटेन्स में जाके। नॉन इकोनॉमिक है। लेट बी क्लियर, मैंने कौन सा बोला, मैंने समझाना नहीं है। अगर तो मैं फोटोग्राफर हूँ फिर इकोनॉमिक, अगर मैं फोटोग्राफर नहीं हूं तो नॉन इकोनॉमिक। अब सर हमें कैसे पता चलेगा ये फोटोग्राफर है या नहीं, यहाँ पे वर्डिंग देखो, हॉबी। यहाँ पे हॉबी ना हो, एज अ प्रोफेशन लिखा हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। टीचिंग इन अ स्कूल इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्कूल में पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ाना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रू। सेल ऑफ वंस एंसेस्ट्रल हाउस विल नॉट फिट इनटू डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिजनेस। किसी ने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया, माता पिता का घर था, बच्चा रहता था, माता पिता गए, घर भी गया। क्या है ये, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक। इज विल नॉट फिट इनटू डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, ट्रू। ये कोई बिजनेस ओनर और एंसेस्ट्रल हाउस एक होएगा, 10 तो ना होंगे। तो